जो लोग तो डोनाल्ड ट्रंप से ये उम्मीद बांधे बैठे थे कि वो ऐलान करेंगे अपने स्टेट ऑफ द नेशन एड्रेस में, स्टेट ऑफ द नेशन एड्रेस के अंदर, कि वो विड्रॉल कर रहे हैं, वो वापस जा रहे हैं, वो जंग जीत के विक्ट्री स्पीच करके निकल के भाग रहे हैं, उनको तो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। क्योंकि उसने अपनी तारीफ़ें करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो 2-3 बुनियादी बातें की वो आपको बताया। तो उसने कहा कि 2 से 3 हफ्ते सख्त हमले करेंगे, मतलब अभी मज़ीद सख्त हमले करने रह गए ईरान के ऊपर, जिसकी तबाही फेर दी है। जो बहुत से लोग बता रहे हैं, क्रिटिक्स और एनालिस्ट जो बता रहे हैं कि कम से कम ईरान 20 से 30 साल पीछे जा चुका है। अभी इसके बावजूद वो सख्त हमले मज़ीद करेगा, और उसने कहा इतने सख्त हमले करेंगे कि स्टोन एज में भेज देंगे ईरान को। ये कल की स्पीच में उन्होंने बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि हम उनके जो इलेक्ट्रिक जनरेशन के प्लांट्स हैं उनको भी साइमल्टेनियसली इकट्ठे जो है उन पर हमले करेंगे। तो मेरा तो तजिया पिछले एक हफ्ते से यही चल रहा है। टॉक्स हो रही होंगी, बिल्कुल हो रही हैं। अमेरिकन जाना भी चाहते होंगे, जंग ख़त्म भी करना चाहते होंगे, कोई मसला नहीं, करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सारी ज़िंदगी तो हालत जंग में नहीं रहना ना। $2 बिलियन अमेरिका का एवरी डे एवरेज लग रहा है। तो वो ये तो नहीं चाहते कि वो रोज़ ही उनका लगता रहे और मकसद भी हल्ला, वो कहेंगे जल्द जल्द ख़त्म हो और हम जाएँ। लेकिन जो बिल्टअप अमेरिका ने वहाँ पे किया है, खार आइलैंड और दूसरे आइलैंड्स के इर्द गिर्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे कब्ज़ा करने के लिए, वो जो बहरी बेड़े एक्स्ट्रा भेजे हैं, वो जो मेरीन्स एक्स्ट्रा भेजी हैं, जो हम आपको पिछले एक हफ्ते से बता रहे हैं, तो वो ये इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि इनके जहन में ये चल रहा हो कि हमने जंग से निकलना है और ये अनप्रेसिडेंटेड 50 से 60 हज़ार के करीब नफरी मिडल ईस्ट में उतार दें ईरान के आसपास। ये अपने बहरी बेड़ों की तादाद बढ़ा दें, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो है वो उस बढ़ा दें, और प्लानिंग का ये हो कि हमने निकलना है इधर से। तो नज़र नहीं आ रहा कि इन्होंने निकलना है। मुज़ाकरात हो रहे होंगे, मुज़ाकरात कर रहे होंगे, जो कुछ भी हो रहा होगा। लेकिन मुझे ज़्यादा यकीन, अगरचे डोनाल्ड ट्रंप की कई बातें होती हैं, मेरे सामने एक एनालिसिस पड़ा हुआ है कि उसने 8 से ज़्यादा मरतबा एस्केलेशन और अटैक की बात की, जबकि 5 से ज़्यादा मरतबा उसने विड्रॉल की या एंडिंग की बात की पिछले कुछ दिनों में। लेकिन मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, ये जो एजेंडा है, वो उसने ये 3 लाइनें जो मैं आपको बता दी हैं उसकी स्पीच में, कि 2 से 3 हफ्ते मज़ीद सख्त हमले करेंगे ईरान पे, उसको स्टोन एज में भेज देंगे, और तीसरा ये कि इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स पे भी हमला करेंगे, उनके एनर्जी जनरेटिंग प्लांट्स जो है। इस सिचुएशन के अंदर जो है वो अभी जो पेट्रोल की कीमत एक दिन पहले थोड़ी गिरी थी, उसके खिताब से पहले एक दफ़ा वो फिर बढ़ गई है। मार्केट जो कि थोड़ी सी चुस्त हुई थी कि ये लग रहा था कि ये खिताब करके सुबह जो है वो जंग से निकलने का स्केड्यूल दे देगा, वो मार्केट जो है फिर डाउन और स्लो डाउन हो गई है। पूरी दुनिया जो है इस चक्कर में, और ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं जिनका शुक्रिया अदा किया डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ द नेशन एड्रेस में, इससे तो साबित हो गया कि इनमें से कोई फ़िलहाल जो है वो ईरान को स्ट्रॉन्ग देखना नहीं चाह रहा। वो चाहते तो हैं कि जंग का खात्मा, क्योंकि उनकी इकॉनमी तबाह हो रही है, अपना हरमस जो है उससे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है ऑयल की, ईरान उन पर हमले भी कर रहा है, लेकिन वो ईरान को स्ट्रॉन्ग भी देखना नहीं चाह रही मुस्लिम ब्रदर कंट्रीज जो है गल्फ़ की। पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री आई थिंक जो बड़ी नेक नीयती के साथ ये काम कर रहा है कि एक वीक ईरान ना हो, एक डिसइंटीग्रेटेड ईरान ना हो, मिडल ईस्ट के अंदर अमन आ जाए। क्योंकि पाकिस्तान के एक तो गुडविल जेस्चर है, ईरान हमारा मुस्लिम कंट्री है, फिर हमारी स्ट्रेटेजिक नेसेसिटीज़ भी हैं। एक तरफ हमारा इंडिया का बॉर्डर गर्म है, फिर अफगानिस्तान का बॉर्डर गर्म है, तो ईरान अगर डिसइंटीग्रेट हो गया तो हमारे लिए तो बड़े इशूज़ हैं ये। और हम जंग भी नहीं चाहते ऑब्वियसली एक और फ्रंट के ऊपर। लेकिन हमने एक पैक्ट भी किया हुआ सऊदी अरेबिया के साथ कि अगर सऊदी अरब फुल फ्लैश वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है तो ऑब्वियसली फिर हमें उस पैक्ट की भी पासदारी करनी पड़ेगी जो हमने सऊदी अरब के साथ किया हुआ। तो पाकिस्तान जो है वो बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है इस सिलसिले में, इन्हीं तमाम वजूहात की वजह से। लेकिन बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ का कोई इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो उनको शुक्रिया अदा किया है, गल्फ़ कंट्रीज़ के नाम ले लेके वो उसके साथ खड़े हुए हैं। और गल्फ़ कंट्रीज़ आई थिंक इसी चक्कर में है कि अमेरिका जब जाए यहाँ से तो एक वीक ईरान यहाँ से जाए हो, एक स्ट्रॉन्ग ईरान ना हो। मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग, लेकिन ये मेरी असेसमेंट है कि अमेरिका यहाँ से हमला करके ही ऑयल के प्लांट्स के ऊपर को हासिल करने की अटैम्प्ट करके ही उसको चैन आएगा, इसके बगैर वो आ नहीं सकता। मैंने आपको 1988 की एक वीडियो सुनवाई थी डोनाल्ड ट्रंप की, मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक दफ़ा फिर सुनवा दूँ। ये उस शख्स का माइंड है 1988 से, वो ऑयल और पेट्रोल के पीछे है ईरान के, और उसके जहन में जब वो प्रेसिडेंट नहीं भी था तो वो उसके जहन में था, अगर हमारे पास वीडियो हो मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा ऑडियंस को, उसके जहन में था कि बड़ा आसान तरीका है, बड़ा आसान तरीका है कि जी आप ईरान के अंदर जाएं। ये 1988 में वो बता रहा है, आज 2026 है, और उनके ऑयल पे कब्जा कर ले। तो अब जिस बंदे का ये माइंड हो 1988 के अंदर, तो अब जब उसने वहाँ पे एक
उसके हिसाब से उसने ईरान को सरेंडर पे मजबूर कर दिया है, ईरान की धज्जियाँ उड़ा दी है, ईरान के 2-3 रिजीम चेंज कर दिए हैं, उनकी लीडरशिप उड़ा दी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी, उनकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इनरिचमेंट सब तबाह कर दिया उसने। तो फिर वो, और आज उसका बिल्टअप भी है मिडल ईस्ट के अंदर, उस अटैक करने की तैयारी भी है, मेरीन्स भी उतार दिए, इनका काम ही अटैक करना है, पैरा ट्रूपर्स बोट्स के जरिए। तो वो अटैक क्यों नहीं करेगा ईरान पे ऑयल के लिए? पहले आप 1988 वाली उसकी वीडियो सुन लें, सुनवाएं जी। वो एंकर बार बार पूछ रही थी किस तरह हम ऑयल ले सकते हैं ईरान, किस तरह ले सकते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप वाज सो क्लियर कि वी आर गोइंग टू हैव अ वॉर विद देम, विद ईरान, वी आर गोइंग टू हैव अ वॉर विद देम, वी आर गोइंग टू हैव अ वॉर विद देम। तो अब क्यों वॉर नहीं करेगा वो मजीद, जबकि वो वॉर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। मेरे साथ मोहम्मद अली साहब, जावेद चौधरी साहब, इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, खिताब जो ट्रंप का आज था, आपको क्या एक्सपेक्टेशन थी, और अब आपको क्या लगता है कि क्या ये खाग आइलैंड पे या ऑयल के उसके रिजर्व्स के या ऑयल की जो उसकी सबसे बड़ी जगह है उस पर अटैक किए बगैर ट्रंप वापस आ जाएगा मिडल ईस्ट से या ईरान से? कमरान साहब, मैं समझता हूँ आपने बड़ा अच्छा किया कि सदर ट्रंप के आज के खिताब के साथ साथ आपने उनके 30 साल पुरानी जो सोच और इरादे थे वो भी आवाम के साथ शेयर किए। तो वो तो बिल्कुल वाजे हैं, वो तेल पे कब्ज़ा भी चाहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वॉर को सिर्फ आप ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग ना समझें। असल में ये 2-3 हफ्ते की जो बात की जा रही है उसके पीछे असल जो मकसद है वो ये है कि तकरीबन मई के महीने में उन्होंने चीन के दौरे पे जाना है, और आप जानते हैं कि ईरान की 87% जो ऑयल की एक्सपोर्ट मार्केट है वो चीन है, और इससे पहले वो वेनेजुएला में भी रिजीम चेंज कर चुके हैं। तो बुनियादी तौर पे अब आप देखें कि जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन अमेरिका और चीन के दरमियान है, ये वेनेजुएला की रिजीम चेंज और ईरान के को तबाह करना और उसके ऑयल की फैसिलिटी अगर वो आने वाले हफ्तों में तबाह करते हैं तो ये असल में वो चीन को आइसोलेट भी कर रहे हैं और उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को डायरेक्टली थ्रेटन कर रहे हैं, और फिर उसके 2 हलीफ ममालिक को ख़त्म करके फिर वो जब चीन जाएंगे तो वो चाहते हैं कि मैं जो है एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में चीन को मजबूर कर सकूं उनसे कुछ मफादात हासिल करने के लिए। तो इसको लार्ज ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि जो जंगी अहदाफ हैं इनके बयानात और ट्वीट से कता नज़र वो बिल्कुल वाजे हैं, और वो इस जंग से पहले भी संजीदा जो रिपब्लिकन हुकाम हैं वो बात कर रहे थे कि जनाब क्या रिजीम चेंज करनी चाहिए। उन्होंने कहा रिजीम चेंज नहीं भी होती और अगर हम फेल भी हो जाते हैं तो ईरान को हम जिस तरह उन्होंने रात को कह भी दिया बबांगे दुहल कि जनाब पत्थर के ज़माने में भेज दिया जाए, यानी कि ईरान की सिचुएशन वो चाहते हैं 3 हफ्ते बाद वही हो जाए जो कि इस वक्त अफगानिस्तान की सिचुएशन है। कम से कम अरब ममालिक और इसराइल के लिए एक ख़तरे का खात्मा तो हो जाएगा, और चीन जो है एक बड़े इत्तेहादी और एनर्जी के एक बड़े सोर्स से महरूम हो जाएगा इससे पहले कि वो आंखों में आंखें डाल के चीन के सदर से मिलें। तो ये उनका प्लान है और मैं समझता हूँ वो इस पर आगे चढ़ लें। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो वाहिद मुल्क है जो कि इस जंग को ख़त्म करने के लिए सबसे इंगेज कर रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह कि अमेरिका जो है अभी तक ईरान को कोई इंसेंटिव देने के बजाय उसको तबाही की धमकियां दे के ही कायल करने की कोशिश कर रहा है, जो कि मैं समझता हूं ईरान जैसी जो खुददार कौम है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। राइट। आप ये कह रहे हैं कि वो चाइना की आंखों में आंखें डालने के लिए सब कुछ कर रहा है, ये वन ऑफ द रीजंस मोहम्मद अली साहब ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसका ग्रेटर रीज़न जानने की कोशिश करेंगे आपके साथ भी और बाकी पैनल के साथ भी। जावेद चौधरी साहब, खिताब से पहले, खिताब के बाद, या चले खिताब के बाद, आप क्या समझे हैं कि जो इसकी ये 2-3 लाइनें हैं कि अभी वो तो भी कह रहा है कि जंग तो ख़त्म करने का कोई उसका चांस नज़र नहीं आ रहा, वो कह रहा है कि जी मैं मजीद हमले करूंगा, 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। अभी 2 से 3 हफ्ते वो अपने मुंह से कह रहा है, वो 4 से 5 से 6 7 8 हफ्ते भी हो सकते हैं, और वो कह रहा है इतने ज़ोरदार हमले होंगे कि स्टोरेज। तो क्या जहन में चल रहा है, आपने आपकी स्टडी क्या कहती है सर इस खिताब के बाद, ट्रंप के जहन में क्या चल रहा है? सर एक तो डोनाल्ड ट्रंप जो फौरी तौर पे जंग ख़त्म नहीं करना चाह रहा था। अगर वो जंग ख़त्म करना चाह रहा होता तो 11 बैरी बेड़े हैं अमेरिका के, उनमें से 7 जो है इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर है, और वो तेज़ी से वहाँ पे फ़ौज मोबिलाइज कर रहा है। आज भी उसके जो फ़ौजी दस्ते हैं वो अमेरिका से यूएई के में पहुँचे हैं और एयरपोर्ट्स के ऊपर उतरे हैं, और आके उन्होंने यूएई के अंदर जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं उनको अपने हसार में ले लिया है।
तो अगर उसे जंग बंद करनी होती तो पिछले 1.5 हफ्ते के अंदर इतनी ज़्यादा मोबिलाइजेशन ना हो रही होती, साउथ कोरिया से यहाँ पे उनके सील्स ना आ रहे होते, फिर उनका जॉर्ज बुश जो एक उनका जंगी बेड़ा है 4000 सोल्जर्स को लेके वो यहाँ पे ना पहुँच रहा होता, फिर उनकी एयरबॉर्न जो यूनिट्स हैं, जो रेजिमेंट्स हैं, वो यहाँ पे ना आ रही होती। तो जिस कदर उसने मोबिलाइजेशन आर्मी की यहाँ पे की हुई है वो साफ जाहिर थी कि उसने जंग बंद करने के लिए नहीं की, जिसके अंदर आपने खुद बताया कि $2 बिलियन उसका रोज़ लगते हैं। और ये BBC की रिपोर्ट है, फिर उसके बाद रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि कितनी, और ये बल्कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च हुई है, फिर बरतानिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने ये रिसर्च की है कि कितने पैसे रोज़ इनके खर्च हो रहे हैं। तो जब पूरी दुनिया को पता है कि इतना ज़्यादा सरमाया वो खर्च कर रहा है, फिर अरबों से पैसे मांग रहा है, फिर $200 बिलियन उसने कांग्रेस से तलब कर रखे हैं, फिर वो अपने इंटरनली जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे लड़ाई कर रहा है इस जंग के लिए। तो जंग ख़त्म करने के लिए तो उसने नहीं किया था, ये डायलॉग जो था टाइम लेने के लिए था, या थोड़ा सा ईरान को मजबूर करने के लिए था, या फिर एक मौका था पीस का जो मेरा ख्याल ज़ाया हो गया। और उसके अंदर ईरान का ज़्यादा कसूर है क्योंकि ईरान सिर्फ एक मुतालबा कर रहा है और वो कह रहा है जी कि कोई डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी दे। अब पूरी दुनिया के अंदर कौन होगा जो डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी देगा? डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी डोनाल्ड ट्रंप खुद नहीं दे सकता। तो जिस शख्स की खुद गारंटी खुद ना दे सकता हो तो उसकी कौन गारंटी देगा? मेरा ख्याल है ये एक बिला वजह ज़िद थी, उसके बजाय ईरान को उससे ज़रा थोड़ा सा कमतर पे आके डायलॉग करना चाहिए था। अब इसके अंदर ये ज़हन में रखें सर कि ये सिर्फ ईरान का या अरबों का डिज़ास्टर नहीं है, इसमें अगर सबसे ज़्यादा विक्टिम होगा तो पाकिस्तान होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो हमारा बॉर्डर है, उसके ऊपर ईरान है, वहाँ पे जो भी खला पैदा होगा या गड़बड़ होगी अल्टीमेटली पाकिस्तान के ऊपर आएगी। दूसरा ये है कि हमारे 60 से 70 लाख लोग मिडिल ईस्ट के अंदर काम कर रहे हैं। ईरान अगर वहाँ पे अटैक करेगा तो जो वहाँ पे एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई है, उससे हमारी $38 बिलियन मिडिल ईस्ट से आता है पाकिस्तान लोग में वहाँ सर। से वापस आएंगे। सही, जी जी। जी सबसे ज़्यादा सर एक्सपोर्ट से ज़्यादा जो हमारी एक्सपोर्ट्स है ना, उससे 20% या 30%, 13% इजाफा जो है वो वहाँ से हमारी रेमिटेंस आ रही है। तो हमारा जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो अरब मुल्कों के अंदर जो हमारे वर्कर्स हैं वो हैं। तो वो अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो नहीं भी होकर कुछ होता तो वो लोग बेरोज़गार तो लाजमी होंगे। अब अगर बेरोज़गार होंगे तो हमारी किस तरह रेमिटेंस भेजेंगे कम इधर? होगी। और अगर हम अरबों के साथ अगर हम खड़े नहीं होते, क्योंकि अगर ये दो ऑप्शन दिए जाते हैं हमें कि जी आप उनके साथ खड़े हो या ईरान के साथ खड़े हो, तो हमारे पास ऑप्शन अरबों के साथ खड़े होने के अलावा कोई नहीं होगा। क्योंकि अगर हम वहाँ उनके साथ नहीं कंधे से कंधा जोड़ते तो वो हमारे जो 60-70 लाख बंदा है वो वहाँ से निकाल दिया और जाएगा। सर हमने तो इनसे और अगर ये जंग installments भी वैसे ली भी हुई हैं, खत्म हो जाए, चॉय साहब, पैसे भी लिए हुए हैं जी सर वैसे भी अगर जंग खत्म हो जाए तो इस जंग के अंदर यूएई के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो वहाँ से बहुत कुछ इस जंग के बाद हमें भुगतना पड़ेगा। तो ये जो सारी सूरत हाल है ना, उसके अंदर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा विक्टिम होगा। हमारा जो इम्पोर्ट्स है उसमें से तकरीबन 40% इम्पोर्ट जो है वो ऑयल रिलेटेड है। और इसका मतलब ये है कि एनर्जी जो है जब तक बाहर से नहीं आएगी हम अपना मुल्क नहीं चला सकते। हमारी हर चीज़ जो है एनर्जी के ऊपर चल रही है। इवन बिजली जो है उसका भी 60% जो है वो बाहर से फर्नेस ऑयल आता है या गैस आती है, तो उससे फिर हमारे कारखाने चलते हैं। तो अगर ये जंग लिंगर ऑन कर जाती है या अगले महीने में अगर ये चली जाती है तो पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, प्राइस हाइक्स बहुत ज़्यादा होंगी, स्टॉक एक्सचेंज जो हमारी डैमेज हो गई हुई है, बाहर से रेमिटेंस कम हो गई हैं, बल्कि ना होने के बराबर हो गई हैं अब, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो कम हो रही हैं। तो पाकिस्तान बहुत बड़ा विक्टिम होगा इसका। तो बहरहाल इस सूरत हाल के अंदर सिवाय दुआ के और अब कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है कि अमेरिका ईरान को तबाह किए बगैर वापस जाएगा। चौधरी साहब, इसमें स्टेट ऑफ हॉर्मस का भी तो बहुत बड़ा रोल है ना। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मस खुल जाए, जंग होती भी रहे, तो हमारे मसले हल कुछ कम तो हो सकते हैं। आज तो ऐलान कर दिया सर खोलने का। सर ईरान ने आज अपना हॉर्मस खोलने का ऐलान कर दिया है। उसने सिर्फ एक कंडीशन रखी है कि अमेरिकन और इसराइल इनके अलावा कोई मुल्क भी वहां से अपना जहाज गुजार सकता है। तो उसने तो आज अनाउंस किया है। तो फिर नहीं तो फिर इसलिए है कि चौधरी साहब, अगर ये अनाउंस हो गया, मेरी नजर से नहीं गुजरा, ये अच्छी बात आपने बता दी, अगर ये अनाउंस हो गया तो फिर पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस तो नहीं ना उस तरह हो सकता। हमारी गैस भी आ रही होगी, वहां से ऑयल भी आ रहा होगा। नहीं सर, प्राइस ज्यादा है ना सर, प्राइस ज्यादा है ना। अगर आ भी रहा है तो प्राइस इतनी ज्यादा होगी, डबल प्राइस तो इस वक्त हो गई हुई है। हाँ, और ये अगर ये उससे ज्यादा हो जाती है, $200 तक चला जाता है, तो पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये सर, बात इस ठीक है। प्राइस में भी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बात सही है ये क्योंकि उसकी वजह ये है कि सिर्फ नहीं, हमारी साहब एक जुमला में ऐड करना चाह रहा था। राइट। अच्छा भट्टी साहब, अमन का एक मौका जो है ईरान ने ज़ाया कर दिया।
और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तो बहुत अच्छा और बड़ा, मैं समझता हूँ आला ज़रफ़ी का मुजाहरा कर रहा है पाकिस्तान ईरान के साथ। अब मैं अगर रियलिस्ट टर्म्स में आऊँ ना, वरना ईरान ने हमें जिस तरह अरब ममालिक ने हमें एड्स दी, लोन्स दिए, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर को, फॉरेन रिज़र्व्स को बरकरार रखने के लिए हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट की, इवन लोन दिया, ठीक है इंटरेस्ट होता है, रोल ओवर देते हैं हमें, वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, ऑयल पे हमें बड़ा कुछ वो दे देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं। ईरान का तो हमारा उस तरह कोई ताल्लुक ही नहीं है। ईरान से तो एक बरादराना ताल्लुक है, हम ईरान के मिसाइल भी खा चुके हैं, हम ईरान से कुलभूषण यादेव भी आ चुका है, ईरान से हमें रॉ का नेटवर्क भी हमें नसीब हुआ। तो अब इसके बावजूद ये पाकिस्तान की आला ज़रफ़ी है कि पाकिस्तान ने तमाम चीज़ों को फरामोश करके ईरान के साथ बिल्कुल एक बरादराना शोल्डर टू शोल्डर खड़ा हुआ है। लेकिन अब अगर ईरान जैसे चॉइस ऑफ फरमा रहे हैं कि उसने अमन का मौका ज़ाया कर दिया, तो सिचुएशन अगर ये आ गई कि चुनना पड़ गया पाकिस्तान को, अरब ममालिक को और ईरान को, तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा सर। ये भट्टी साहब, चार पॉइंट्स हैं कामरान भाई। पहली बात तो ये है कि जब भी हम बात करें तो हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये ग्रेटर इसराइल की जंग है, ये तेल गैस की जंग है और ये मस्जिद अक्सा की जंग है। तो जब ये ज़हन में होगा तो फिर हमें पुराना डोनाल्ड ट्रंप और आज का डोनाल्ड ट्रंप, पुराना अमेरिका और आज का अमेरिका, ये पुरानी यहूदी लॉबी और आज की यहूदी लॉबी की गेम समझ आएगी, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका इसराइल की ईरान पर जो बिला जवाज़ मुसल्लत करदा जंग है, ये जो नंगी जाहिरियत है, ये जो वहशत बर्बरियत है, इसके 34 दिन हो गए हैं और 34 दिन की जंग ईरान ने जीती है, अपने सब्र से, अपनी हिम्मत से और अपने एक होने से। क्यों जीती है? क्योंकि ट्रंप साहब एक बार फिर झूठ बोल रहे हैं और वो खुद सर ट्रंप साहब, खुद पसंद ट्रंप साहब, दिन दिहाड़े झूठ बोलने वाले ट्रंप साहब और अपनी बात से मुकर जाने वाले ट्रंप साहब और सुबह कुछ और शाम को कुछ और कहने वाले ट्रंप साहब एक बार फिर झूठ बोल रहे हैं कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं। कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ सिवाय तबाह व बर्बादी बरसाने के ईरान पर। 12,000 जगहों पर बमबारी की है, 12,000 अहदाफ पर। और फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का ये लेवल है कि अब बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्रियाँ और कैंसर की दवाइयाँ बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ, उन पर भी हमले हो रहे हैं। 34 दिनों की जंग के बाद ना ईरान में रिजीम चेंज हुआ है, ना ईरान ने सरेंडर किया है, ना ईरान में बगावत हुई है, ना ईरान में वेनेज़ुएला मॉडल ने काम किया है। ईरानी हुकूमत मौजूद है, ईरानी फ़ौजी स्ट्रक्चर मौजूद है और उल्टा आबनाए हुर्मज़ बंद है और आबनाए हुर्मज़ सिर्फ खुली है। ईरान ने कहा है कि खोली नहीं है, उन्होंने कहा है अमेरिका, इसराइल और उनके इत्तेहादियों के लिए ये बंद है और बंद रहेगी, बाकी जो गुजर सकते हैं वो गुजरें। तो आबनाए हुर्मज़ बंद है, मशरिक़ वस्ता के अमरीकी अड्डे, अमरीकी एयरबेस जो हैं वो गैर महफूज हैं और ये खित्ते की जंग बनाई है ईरान ने और पूरी दुनिया की जंग बनाई है ईरान ने। तो कहाँ कोई जीता, कहाँ कोई हारा, कहाँ किसने कोई फौजी हदफ हासिल किया या कोई अहदाफ हासिल कर लिए। जहाँ तक अमन का मौका ईरान ने खोया कि नहीं अमन खोया, का मौका ज़ाया किया, ये सवाल। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ईरान ने अमन का मौका ज़ाया कर दिया, हैरानी है। यानी जो 9/11 के बाद 9,40,000 लोग कत्ल करने वाले अमेरिका, इसराइल और उनके इत्तेहादी, क्या हम ये कहें कि वेनेज़ुएला के सदर ने अमन का मौका ज़ाया कर दिया था या वो अमन का मौका ज़ाया करने पर उसे गिरफ्तार किया गया और जेल पहुंचाया गया है? क्या अमन का मौका था? ईरान तो मुज़ाकरात कर रहा था, 2 मरतबा मुज़ाकरात किए, दोनों मरतबा कामयाबी के करीब पहुंच गए थे। 90%, 90-95% जो है अभी की बात हो रही है सर, अभी तो वो मुज़ाकरात से डिनाई कर रहे हैं मौका ज़ाया किया। अभी की बात हो रही है भट्टी साहब, आप पीछे ले गए। अब आज इस वक्त इस घड़ी तक अमेरिका की शर्तों पर मुज़ाकरात नहीं होंगे और बात फिर वही है। इस वक्त इस घड़ी तक कोई है जो अमेरिका और इसराइल की गारंटी दे, जो नेतन्याहू और ट्रंप की गारंटी दे, जो ये गारंटी दे कि मुआहदा होने के बाद दोबारा हमला नहीं होगा, दोबारा जंगबंदी के खिलाफ वर्जी नहीं होगी? नहीं ऐसा हो सकता। मुझे वो हिलरी क्लिंटन बार बार मैं याद करता हूं, उनकी वो 2018 की स्पीच याद आ रही है कि डरो उस दिन से
जिस दिन ट्रंप के पास आपकी ज़िंदगी और मौत के फैसले करने का इख्तियार होगा। और एक बड़ी किताब 2017 में लिखी अमरीकी माहिर नफ्सियात बेंडली ने 27 माहिरीन नफ्सियात के साथ मिलकर, द डेंजरस केस ऑफ द ट्रंप, इसे पढ़ लें। और इसमें ट्रंप की नफ्सियाती और असाबी बीमारियों का जिक्र है। और इस किताब का लुबे लुबाब ये है कि ट्रंप इस काबिल नहीं कि अमरीकी सदर बन सके। ये अमरीका के लिए भी खतरा है और दुनिया के लिए भी खतरा है। तो कहने का मकसद ये है कि कैसे बंदे, दो ऐसे लोगों पर के रहमो करम पर है दुनिया, जिनमें सुबह कुछ और होती है, शाम कुछ और होती है, दोपहर को वो कुछ और होते हैं। तो इस वक्त, इस घड़ी तक, आज ईरान के साथ खड़े होने का वक्त है। इससे हटकर, मुझे पता है ईरान और पाकिस्तान के कैसे तल्लुकात रहे, मुझे पता है कि हमें कौन देता है भीख, कौन देता है हमें भीख, और हम किन किन भिखियों पर और किन किन मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं। तो वक्त आते हैं कौमों पे। ईरान ने अपने सब्र से, अपने हिम्मत से जवाब दिया है। और वैसे मैं तो हैरान हूं, मैं हैरान इस बात पे हूं, ये हमारे जो तीनों पैनलिस्ट है ना, मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहा हूं एक बात, कि मैं इतना हैरान हूं और कंफ्यूज हूं कि समझ नहीं आ रहा कि वो अमेरिका जो है वो कहता है मैं पहले दिन जीत गया, उसके बावजूद उसकी जंग जारी है। और वो जिसको कह रहा है मैंने धज्जियां उड़ा दी उसकी ईरान, वो कहता है वो तो हारा ही नहीं। ईरान अपनी जगह पे नहीं हारा, अमेरिका अपनी जगह पे नहीं हारा। तो अब समझ आया कि जंग कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही नहीं हारे, वो दोनों ही जीत रहे हैं। और वो लग ये रहा है कि ये वाहिद दुनिया की एक इंटरेस्टिंग जंग है जिसमें जंग जारी है और जीत बढ़ती जा रही है। मतलब वाह, क्या जुमला बोला मैंने, कि जंग जारी है, तबाही जारी है और फतह बढ़ती जा रही है दोनों पार्टीज की। यानी दोनों पार्टियां जीत रही है, तो ये तो जंग कभी खत्म हो ही नहीं सकती। ऐसी अच्छी जंग जिसमें अगर हमें लग रहा है कि एक पार्टी पिट रही है, वो भी जीत रही है, तो वो चाहती नहीं खत्म हो पिटना अपना, क्योंकि वो तो जीत रही है। और जो मार रही है, चाहे वो जितनी दलदल में फंस रही है, जितना उसको बिलियन डॉलर्स लग रहा है, वो जीत रही है। वो कह रहे हैं हम पैसा लगा के भी फ्यूचर जनरेशन में इन्वेस्टमेंट कर दी हमने, हम तो जीत रहे। ये जंग कभी खत्म नहीं होगी मेरे भाइयों। चौधरी साहब और मोहम्मद अली साहब, पहले अगर मैं मोहम्मद अली साहब, मैं चौधरी साहब ने बात की थी ना कि अमन, भट्टी साहब को समझ नहीं आया कि अमन से क्या मुराद है। अमेरिका की शर्तों में मुज़ाकरात नहीं होंगे मेरे भाई। ये यकीन करें कि फिल्म होती ना, मैंने जुमला इसमें ये डायलॉग लिख लेना था। ये बोलता वो कोई गरीब आदमी बोलता और कहता जागीरदार के या वो सूबेदार के या कोई पुलिस वाले थानेदार की शराइत पे जो है ना बात नहीं चलेगी। ये ऐसी बात है, बड़ा गजब का जुमला है। जी चौधरी साहब भी तो चौधरी है ना आफ्टर ऑल। ये सर कोई इसके अलावा कोई और सवाल है तो सर मैं हाजिर हूँ। मैं शायद भट्टी साहब के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता उनकी किसी बात पे। मैं कह रहा हूँ पीस का मौका मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आपने लास्ट उसमें कहा था ना कि जी मौका खो दिया ईरान ने, कैसे खो दिया मेरे भाई? चले ये बता दें मुझे। नहीं सर, नहीं, मैं इस पे बात ही नहीं करना चाहता। मोहम्मद अली साहब, चले मैं घुमा के आया था। मोहम्मद अली साहब, सर ये समझ नहीं आ रही, दोनों पार्टियां जीत रही हैं और मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते ऐसे मौके पे, दोनों जीती हुई हैं। मुज़ाकरात तो होते हैं, कोई थोड़ा एक पीछे हो एक आगे हो। कुछ समझ आ रही है आपको? दोनों जीते हुए। देखिए मैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि दोनों की जंग के मकासद और अहदाफ मुख्तलिफ हैं। अच्छा, ईरान जो है वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, बका की जंग लड़ रहा है, खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहा है, इज़्ज़त और हमीयत की जंग लड़ रहा है, और उसको पता है कि दुनिया में कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा। ये भी एक हकीकत है। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका एक सुपर पावर है जिसका ये हदफ है कि चीन को उसने आइसोलेट करना है, उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को उसने कंट्रोल करना है, और वो जो तमाम तेल के रूस के अलावा सोर्सेज हैं चीन के, उनको अमेरिका चंद सालों पर मुहित एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत या तो कंट्रोल करना चाहता है या डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और अभी जैसे जावेद साहब ने बात की, मैं थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ाऊंगा कि अगले 2-3 हफ्ते जो हैं वो पूरी दुनिया के लिए बड़े क्रिटिकल हैं। देखें, उसकी वजह यह है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो सिर्फ तेल की प्राइसेस में 15-20% इजाफा हुआ है, उसकी तरसील के निज़ाम पे असर पड़ा है। सदर ट्रंप ये धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने उसकी बात न मानी तो अगले मरहले में, अगले चंद हफ्तों में वो ईरान की जो तेल पैदा करने की फैसिलिटीज हैं उनको तबाह कर देंगे, जो ईरान ने खो दिया। जबकि मेरा ये एनालिसिस है कि ट्रंप जब तक के ऑयल पे कब्जा ना कर ले, वो पीछे हटने वाला नहीं, जितना बिल्टअप कर लिया उसने मिलिट्री का वहां पे मिडिल ईस्ट में।
छोटा जवाब ये है कि आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म मुसद्दिक को किस तरह CIA ने माजूल किया था। वो तेल की जो ठेके थे कंपनियों के, वो अमरीकी कंपनियों से उन्होंने फ्रांसीसी कंपनियों को दे दिए गए थे। इसी वजह से CIA ने, और इसी वजह से उन्होंने जो है अमरीकी कंपनियों को बहरूम कर दिया गया था ईरान के तेल के कंट्रोल पे से, जिसकी वजह से आज से कोई 73 साल पहले अमेरिका ने रिजीम चेंज की थी। तो आज भी वो तेल ही के ऊपर कब्जे के लिए ये जंग कर रहा है, और अगर रिजीम उसकी नहीं मानती तो वो रिजीम को ख़त्म कर देगा, और वो फिजिकली तो ख़त्म कर देगा। और अगर वो उस पर कंट्रोल नहीं भी कर सकता तो कम से कम वो चीन के लिए एक बहुत बड़ा तवानाई का जो सोर्स है, जिसके ऊपर उसका इकोनॉमिक राइज और ग्रोथ डिपेंड करती है, उससे उसको महरूम कर देगा। तो इसको लार्ज कॉन्टेक्स्ट में इस जंग को समझने की ज़रूरत है। ठीक है चौधरी साहब, चले मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि एक तरह जब आप और मैं इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि अमेरिका ने मिडल ईस्ट के अंदर अपना बिल्टअप एक्सेप्शनल कर लिया है, आप भी बता रहे हैं कि बैरी बेड़े जो है 7 के करीब उनके आगे में 11 में से, आप भी बता रहे हैं कि एन बॉर्न उनकी मैरीन्स आगे में, मैं भी यही बता रहा हूँ आपको, हम सब ये बता रहे हैं, बल्कि बता कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो फिर ईरान ने पीस का मौका कैसे ज़ाया किया है चौधरी साहब, क्योंकि आप ये बात भी कह रहे हैं और वो बात भी कह रहे हैं, जब वो पीस क्यों? अच्छा सर इस तरह है सर इस तरह है कि ईरान के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो आबनाए हुर्मज़ है। ठीक है। और अगर आप पिछले 2 दिन की डेवलपमेंट देखें तो उसके अंदर ऐसा लगता है कि आबनाए हुर्मज़ को ये अबेंडन करना चाह रहे हैं अमेरिकन और अरब दोनों मिल के। अब एक तो उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है कि एक नई पाइपलाइन बिछा के पूरे अरबों का जो तेल है वो एक ऑल्टरनेट रूट से अबू धाबी से निकाला जाए, और इसके लिए उन्होंने आज से नहीं, वो आबनाए हुर्मज़ से नहीं गुजरेगा, आबनाए हुर्मज़ को बाईपास करके वो एक नया रूट तो डेवलप कर रहे हैं, वो तो बहुत लंबा पड़ जाएगा ना, और ना वो आबनाए रेड सी पे जाएगा। वो कोई मसला नहीं सर, पैसे इतने ज्यादा हैं, नहीं सर वो इतना ज्यादा पैसे हैं कि मसला ही कोई नहीं है। वो उसको स्विस कैनाल से गुजार के उसको आलमी मार्केट में ले जाएंगे वो। तो एक तो बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि तेल सर इतनी बड़ी उसकी कॉस्ट है, वो इतनी ज्यादा इनकम है कि उसके सामने ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है। दूसरा ये है कि टेक्नोलॉजी है सबके पास, अगर अमेरिकन आ जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि 1.5 डेढ़ साल या 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा, वो इसको बिछा लेंगे, वो कर लेंगे इसको। इससे पहले भी एक गैस पाइपलाइन बिछी हुई है जिसकी वजह से पूरा शाम डिस्टर्ब कर दिया गया था। वो जो जंग हुई थी ना सारी शाम की, वो कतर की गैस पाइपलाइन थी जिसकी वजह से उस पूरे खित्ते को डिस्टेबल कर दिया, तोड़ फोड़ दिया गया। वो इतनी बड़ी पाइपलाइन है कि इससे पहले दुनिया में इससे बड़ी पाइपलाइन बिछी नहीं थी। अब ये आयल की एक दुनिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन बिछ रही है, जिसके अंदर अमेरिकन कंपनीज को फ़ायदा होगा। अरबों ने पैसे जो है किस्तों में देने होंगे, अमेरिकन बैंकों से पैसे उठाए जाएंगे, इशू कोई नहीं है, वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो उसके बाद ये होगा कि आबनाए हुर्मज़ जो है ना, उसके ऊपर अगर किसी का गलबा रहे भी तो ईरान जो इररेलेवेंट हो जाएगा आबनाए हुर्मज़ से रिलेटेड। दूसरा ये है कि अगर आप 2 दिन की और आप थोड़ी सी तजिया करें उसका, तो अमेरिका ने डिक्लेयर किया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल इस वक्त हमारे पास है, हम नंबर 1 इन द वर्ल्ड है। और उन्होंने क्लब किया है, उन्होंने उन्होंने क्लब किया है वेनेजुएला के तेल के साथ। उन्होंने कहा जी वो उसको मिलाएं और अमेरिकन ऑयल मिलाएं तो वही आर द नंबर 1। और अब वो सस्ते प्राइस पे इन तमाम ममालिक को एक नई मंडी क्रिएट करके ऑयल देगा। तो वो थोड़ा सा जो है ना ईरान का या रशिया का ऑयल जो है, ये बता दें मुझे, चले मैं भट्टी साहब के लफ्ज़ ही बोल रहा, लेकिन भीख शीख वाला लफ्ज़ नहीं यूज़ करता, आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना, लेकिन मेरे ज़हन में एक सवाल है कि जो मैंने एक्चुअली उठाया था, आगे लेके गया था, कि अगर व्हेन इट कम्स टू चूजिंग बिटवीन अरब कंट्रीज एंड ईरान, अगर खुदा न खास्ता मरला आता है तो पाकिस्तान के लिए, तो जिन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान उनको साथ देगा ना जिनके साथ एग्रीमेंट में है। क्या ख्याल है? मुख्तसर जवाब दे, मैंने फिर ब्रेक के लिए जाना है। नहीं सही बात है। देखिए पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है। पाकिस्तान सिर्फ एक वाहिद मुल्क था जिसने बहुत दौड़ भाग की है, उसने इवन इंक्लूडिंग चाइना को शामिल किया, वो रशिया को शामिल कर रहा है, अरबों के साथ उसने बहुत ज़्यादा सफारतकारी की है, यूरोप के साथ बड़ी सफारतकारी की है। वो पूरी कोशिश पाकिस्तान ने करके देख ली है कि इस जंग से किसी तरीके से निकाला जा सके ईरान को या पूरे मिडल ईस्ट को। तो मुझे लगता है कि ये एफर्ट जो है अब आखिरी मरहले में दाखिल हो गई, अगले 2 दिन है, 48 घंटों के अंदर अंदर अगर कोई खुशखबरी आ गई तो आ गई, नहीं तो फिर पाकिस्तान को बहरहाल अरबों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि पुराने रिलेशंस है पाकिस्तान के, और दूसरा इकनॉमिक हमारी टाइज है उनके साथ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मुश्किल वक्त है तो हम उनको छोड़ दें। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने कभी भीख नहीं ली सर किसी मुल्क से, क्यों भीख लेंगे? हमारे 70 लाख लोग हैं वहाँ पे,
वो 70 लाख लोग जो है आपने उनको जहन में रखना है, और उसकी वजह से पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है। तो या तो फिर आप पाकिस्तान को भी पत्थर के ज़माने में ले जाएं, और अगर ये सूरत इस तरह रही तो हम उसके सबसे बड़े इफेक्ट ही होंगे। पॉइंट आ गया, सबसे ज़्यादा मुतासर जो होगा ब्रेक के लिए जाने दीजिए। ब्रेक के बाद भट्टी साहब आपने जवाब देना है। 70 लाख पाकिस्तानियों का मामला है गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, 38.8 बिलियन का जो ज़र मुबादला आ रहा है उसका मामला है। और तीसरी बात ये है कि ऑब्वियसली मेरे ज़हन में ये सवाल था कि हम अरब को तो चले, हम अपने तौर पे तो कह सकते हैं, हम वैसे तो लफ्ज़ भीख का चले यूज़ कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान मांगता फिर रहा है, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन हम अरबों को काउंट तो नहीं कर सकते जो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दे के हमारे पास पैसे रखवाते हैं, चाहे वो कतर हो, चाहे वो अपना सऊदी अरेबिया हो, जो हमारे पास रखवाते हैं ताकि हमारी इकॉनमी में स्टेबिलिटी हो, हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़े। तो हम उनको तो नहीं ताना दे सकते कि जी ये तो हमें भीख दे रहे हैं। बहरहाल इसमें बात भट्टी साहब जवाब देंगे ज़रूर इन तमाम चीज़ों का कि पाकिस्तान क्या करेगा जब ऐसा मरला आ जाएगा। बकौल चॉइस साहब के 48 घंटे में आने वाला है एक ब्रेक के बाद। बड़ा अलार्मिंग एनालिसिस है पाकिस्तान का कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। अगले 48 घंटे में भट्टी साहब 48 घंटे हो या 72 घंटे हो, लेकिन अगर ये जंग नहीं रुकती और या ईरान आमादा नहीं होता किसी भी किस्म के सीज़ फायर पे, तो आई थिंक फिर एक दोराहे पे सिचुएशन आ जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान ने तो बहुत एफर्ट्स, अनटायरिंग एफर्ट्स कर रहा है कि ये मिडिल ईस्ट की जंग ख़त्म हो, पूरा खिता इससे निकले। ये सिचुएशन सर अगर आ गई तो पाकिस्तान क्या करेगा भट्टी साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक पाकिस्तान के किरदार का ताल्लुक़ है तो कमाल का रहा है, सेंस प्रिवेल की है। हमने सालसी का किरदार अदा किया, अपनी औकात के मुताबिक, बिसात के मुताबिक, हैसियत के मुताबिक हम न्यूट्रल रहने की कोशिश की। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा मौका आया कि जहाँ हमें एक धड़ा चूज़ करना पड़ा, तो जाहिर है पाकिस्तान ने जहाँ जाना है, बदनसीबी होगी कि इस जंग में सारे मुल्क इन्वॉल्व हों और पाकिस्तान भी कोई फ़रीक बने, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा मक्का मदीना है, हमारा दिफाई पार्टनर है और हमारा जो मुश्किल वक्तों का दोस्त है सऊदी अरब, कोई शक नहीं। लेकिन ये बड़ी बदनसीबी की बात होगी, बदकिस्मती की बात होगी, और शायद यही अमेरिका और इसराइल चाहता होगा कि ना सिर्फ पूरे खित्ते के मुल्क इसमें इन्वॉल्व हों, बल्कि हम भी किसी न किसी तरह इन्वॉल्व हों। तो ये उनका मकसद पूरा होगा, अल्लाह ना करे कि ऐसा मौका आए। दूसरी बात यह है कि ईरान ने जंग नहीं शुरू की और ईरान जंग नहीं लड़ रहा। ये जो नंगी जहरीत है ये अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं, ये उन्होंने जंग शुरू की है। और ईरान ने तो सिंपल सादा सी कहा है कि आप गारंटी दे दें कि दोबारा हम पर हमलावर कोई नहीं होगा और हम दोबारा हम पे कोई हमला नहीं करेगा। तीसरी बात ये पाइपलाइन की, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, पैसों से सारे मामले हल होने होते तो हो चुके होते अब तक। अच्छी बात है, कर लें बाईपास करके, मैंने भी सुना है और पढ़ा भी है कि ये होगा, लेकिन ये कई बार मंसूबा ज़ेरे आया, बहस आया, कई बार इस पर बात हुई। और जब किसी खित्ते में जंग हो और दूसरी तरफ एक आराम सुकून के साथ गैस पाइपलाइन बिछ जाए तो बड़ी बात है। हमने भी एक गैस पाइपलाइन बिछाई हुई थी, हमारे भी जरदारी साहब ने मुआहदा किया था ईरान के साथ, और उसका नहीं बिछने दी गई। और बाकी जो कुछ इस खित्ते में तेल और गैस के लिए तबाही कर रहा है अमेरिका, वो भी सबके सामने है। और आखिरी बात यह है कि हम अच्छा लगता है कि हम भीख नहीं लेते। भाई पाकिस्तान 1900 जब से ये दो पार्टियां आई मार्ज़ वजूद में, तो पाकिस्तान को तो इन्होंने भिखारी बना दिया, पाकिस्तान का तो कशकोलिस्तान बना दिया। आज किससे है जिससे हमने कर्जा नहीं लिया हुआ? एक इंडिया और एक इसराइल के अलावा बताएं किससे हमने जिस जहां से हमें कर्जा मिला हमने कर्जा लिया। हम तो पहुंचते हैं जाके शिकार गांव से लेकर पता नहीं कहां तक के अखी मदद कर। हमारे जो स्टेट बैंक में पैसे पड़े हुए हैं सख्त सूद पर, शर्तों पर, वो किन के पड़े हुए हैं? क्या वो भीख नहीं है? क्या उधार तेल भीख नहीं होता? क्या कर्जा रोल ओवल कर दें, इस साल ना लें अगले साल ना लें, ये भीख नहीं है? क्या हम आप अपने पाँव पर खड़े हुए हैं? क्या हमारी मईशत इस काबिल है कि हम पाँव पर खड़े हो सकें अपने, या इन्होंने इस काबिल छोड़ा है हमारे हुक्मरानों ने हमें? तो हम क्या हमारी तरजीहात ही कोई नहीं थी पिछले 25-30 साल से, और हम इसी झगड़ों में पड़े रहे, उससे ले लो उसको दे दो। और पिछले 30-35 साल का सबसे बड़ी हमारी पॉलिसी क्या है? कर्जा लेना, इसका कर्जा लेना, इसको दे देना, इसका कर्जा लेना, इसको दे देना। और क्या ये सारा कुछ भीख नहीं है? कौन ये मुल्क एक वक्त था जब देता था, अब लेने वाला हो गया। पॉइंट आ गया नीचे हम लाइनों में लगे हुए हैं
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सदका, ज़कात, बैतुल माल, ऊपर हमारे हुक्मरान लाइनों में लगे हुए हैं। तो यही चल रहा है। लेकिन बहरहाल दोनों सूरतों में पाकिस्तान मुतासर होगा। अगर ज़्यादा डेंजरस शक्ल ये है कि अगर ईरान सरेंडर कर गया, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ये ईरान आखिरी हदफ नहीं है अमेरिका और इसराइल का, इसके बाद आगे भी होंगे और वो इनडायरेक्ट होंगे, बजरिया अफगानिस्तान, बजरिया भारत, बजरिया दहशतगर्दी, बजरिया मईशत। आप कह रहे हैं ईरान सरेंडर कर गया। मोहम्मद अली साहब, कितना % चांस है ईरान सरेंडर कर जाए? ये अगले 2-3 हफ्ते जो स्टोन एज में पहुंचा रहा है ट्रंप ने, चांसेस देखें, अभी हमने एक साइड डिस्कस की है, दूसरी साइड ये है कि अगर जो धमकियां दी हैं सदर ट्रंप ने उस पर वो एक्चुअली अमल दरामद करते हैं तो ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखें, ईरान के पास 2 ऐसी ऑप्शंस हैं, जिससे अभी चौधरी साहब ने कहा, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, जो कि आलमी तवानाई और आलमी अमन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन टाइम इज़ ऑन द साइड ऑफ ईरान। देखिए, ताकत, पैसा, टेक्नोलॉजी, माइट तो अमेरिका के पास है, इसमें कोई शक नहीं है, इंसानियत की तारीख की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन ईरान के पास वक्त है, अगर ये 2-3 हफ्ते वो गुजारा कर लें, वो सरवाइव कर जाएं। दूसरी बात ये है कि अभी हूतीज़ भी जो हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। अगर देखें 20% तेल और गैस हरमज से निकलता है। अभी जिस पाइपलाइन की बात हो रही थी वो रेड सी पे निकलती है। अगर हूतीज़ जो हैं अरब ममालिक पे रेड सी के जो वहाँ पे उसको बंद कर देते हैं, और तो दुनिया की 40% तवानाई जो है वो बंद हो जाएगी। तो अगर हम अभी 400 रुपए का पेट्रोल की बात करते हैं तो ये 500-600 पे चला जाएगा, और फिर अमरीकियों को भी ये पेट्रोल जो है बड़ा महंगा मिलेगा। ये बात हकीकत है क्या? मेरी बात सुने सर, नहीं देखिए, अर्थ सुन लें, अगर हमें इतना नुकसान हो रहा है और हमारे नुकसान को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपने खर्चे पर, अपने टैक्स पेयर के खर्चे के ऊपर अपनी मैरीन्स को मरने मारने के लिए वहां पे उतार रहा है, तो जाने दें इनको वहां पे, ताकि अपना हुर्मुज़ का तो मसला हल हो ना यार, वन वे और दी अदर वे, ताकि हमें तो ना ये प्रॉब्लम हो। मैं इसका फेंटा लगे जरा। जी देखें, हूती कौन सगे हमारे? देखें, जहां तक तेल की बात है, देखें जहां तक तेल की बात है, अमेरिका उसमें खुद कफील है, उसकी तेल की सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखें, अगर ईरान की तेल की प्रोडक्शन फैसिलिटीज तबाह की जाती हैं तो ईरान भी जवाब में जो अरब ममालिक की तेल की प्रोडक्शन की फैसिलिटी है, अगर उनको तबाह करता है तो ये 40% तेल की बात नहीं है, ये तो तेल चंद महीनों के लिए दुनिया में अवेलेबल ही नहीं होगा सिवाय अमेरिका के। तो आप उस सिचुएशन को देखें, इसलिए आपका पॉइंट आ गया, ये जंग अमेरिका अफोर्ड कर सकता है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, इसलिए हम सिफारतकारी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, हम तो ठीक कर रहे हैं सर, हम तो ये किसी ने कहा नहीं हम गलत कर रहे हैं। चौधरी साहब, ये जो मोहम्मद अली साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं और जो लग भी रहा है 2-3 हफ्ते में अमेरिका स्टोन एज वाले इकदाम अगर कर दे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर बहुत बड़ा क्लैश हो जाए, तो सर फिर क्या होगा? जी सर, देखिए, इसके जंग के अंदर ना 3 फ्री कैन है। एक ईरान है जिसके ऊपर अटैक हो रहा है, और दूसरा अमेरिका और इसराइल है, ये दोनों जो है अटैक कर रहे हैं। अब दोनों के जो मॉडल्स हैं ना मुख्तलिफ हैं। जो अमेरिका है वो सुपर पावर है, वो एक सुपर पावर की जो एरोगेंस है, जो उसकी अना है, जो उसका तकब्बर है, उसके साथ वो इस जंग के अंदर कूदा है। और दूसरा जो है ना इसराइल है। अब इसराइल को अगर आप पिछले 10 साल में उसका एनालिसिस करें तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि वो किसी मुल्क को फतह नहीं करना चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ जो उसके दुश्मन है उनकी ज़रा डिग्रेडिंग कर रहा है। मसलन गज़ा के अंदर हमास थी और हमास से उसे मुसलसल ख़तरा था, तो सबसे पहले नेतन्याहू ने कतर के ज़रिए उसको पैसे दिलवाए। हर महीने $30 मिलियन कतर की गवर्नमेंट जो थी हमास को देती थी नेतन्याहू के कहने पे। और जब 2020 में जब 2020 में कतर ने पैसे देने बंद किए तो नेतन्याहू ने ख़त लिखा उनको, और साथ मोसाद के 2 अपने एजेंट्स 2 जनरल भेजे, और उन्होंने कतरी फैमिली से जाके, उनकी रॉयल फैमिली से जाके बात करके वो किस्त बहाल करवाई, और $2 बिलियन उसने 5 साल में हमास को दिलवाए, और फिर हमास के ज़रिए अटैक करवाया इसराइल के ऊपर, जिसमें 1500 लोग मारे गए। और उसके बाद उसने गज़ा के ऊपर अटैक करके जो हमास थी उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं किया, लेकिन डिग्रेड कर दिया। अब उस डिग्रेडेशन का नतीजा ये निकला कि हमास दोबारा जो अटैक नहीं कर पा रही। सेम इसी तरह उसने हिजबुल्लाह के साथ किया। सर ईरान पे आ जाए, ईरान के साथ वो 2-3 हफ्ते में क्या ऐसा कर सकता है चौधरी साहब के ईरान सरेंडर कर जाए? ईरान को सिर्फ इसराइल डिग्रेड कर रहा है कि अगले 10, 15, 20 साल तक ईरान दोबारा इसराइल के ऊपर अटैक ना कर सके। असल इस जंग के अंदर जो फंस गया हुआ है वो अमेरिका फंस गया हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप फंस गया हुआ है, और इस जंग को दुनिया की सारी पावर जो है इसे नवंबर तक खींचना चाहती है।
वो चाहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नवंबर तक फंसा रहे यहाँ पे, और ताकि वहाँ पे इलेक्शन आ जाए। इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद डेमोक्रेट्स आ जाएंगे। जब डेमोक्रेट्स की ज़्यादा पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी तो इसका मुआवजा शुरू कर दिया जाएगा। तो ये इस जंग के अंदर जो है इसको नवंबर तक खींचने का मतलब ये है ये आपने कि बड़ी जो लार्मिंग ईरान है बात की मुकम्मल है, तौर पे बड़ी लार्मिंग बात की है कि नवंबर तक अगर मामला चला गया तो चौसा भी तो बड़ा मामला लंबा हो जाएगा। मैं ब्रेक से आने के बाद पूछने की कोशिश करूंगा कि नवंबर तक मामला जा सकता है। और उसके अलावा ईरान के सदर ने अमेरिका के अवाम के नाम एक हैरत अंगेज खत लिखा है, उसके मैं आपको खत पढ़ के सुनाता हूँ एक ब्रेक के बाद। ईरान के सदर ने अमेरिका के अवाम के नाम खत लिखा है कि ईरान अमरीकी अवाम के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं रखता और ईरान को ख़तरे के तौर पर पेश करना तारीखी हक़ाइक़ के मुनाफी है। ईरान ने जदीद तारीख में कभी भी जारियत या तसल्लुत पसंदी का इंतखाब नहीं किया, ना कभी जंग का आगाज़ किया और ना कभी जंग, लेकिन हम अपने में मुसल्लत की गई जंग का बहादुरी से जवाब देना जानते हैं। ईरान को ख़तरा बनाकर पेश करना ताकतवर क़ुव्वतों के सियासी और माशी मफादात का नतीजा है। बहुत बड़ी बात है जनाब, एक कंट्री जिसको अमेरिका से इतनी ज़्यादा बमबारी हो रही है वो वहाँ की अवाम के मतलब इतनी ज़बरदस्त जज्बात रखती है कि उनके खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं है। मिडिल ईस्ट में भी कोई दुश्मनी ना हो, ये ऐसे ख्वाब ही है, आइडियलिज्म है, रियलिज्म इससे डिफरेंट है। वो हमने देखना है अगले 2-3 हफ्तों में क्या होता है। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।